दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत निक नाम के एक आदमी से होती है, जिसका चेहरा साफ साफ ये बयां कर रहा था कि वो जिंदगी के तामझाम में बहुत ही बुरी तरह से उलझा हुआ है और अपनी उन्हीं उलझनों से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपनी बहन मार्गो के बार में जाता है। यहाँ वो अपनी पत्नी एमी के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को याद करता है, क्योंकि आज उसकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। लेकिन अब उन दोनों के बीच पहले जैसी बात नहीं रही। निक अपनी बहन को बताता है कि एमी और उसमें कुछ खास नहीं बनती और शायद जल्द ही वो दोनों तलाक भी ले लें। वो अपनी बहन को ये भी बताता है कि हर साल एनिवर्सरी के दिन एमी उसे सरप्राइज देती है, जिसमें वो शादी का तोहफा छुपा देती है और क्लू के थ्रू उसे ढूंढना होता है। इसके बाद निक घर आता है और एमी को आवाज लगाता है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि सामने टेबल टूटी पड़ी है और उसकी पत्नी घर में कहीं नहीं थी। निक को किसी तरह की अनहोनी का एहसास होता है और वो फौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस के कॉल करने पर वहाँ डिटेक्टिव ढोंडा अपने एक सहयोगी के साथ उसके घर पहुँचती है। वो घर के कोने कोने को खंगालती है, लेकिन उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। ढोंडा को एमी के गायब होने के पीछे निक का हाथ लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिससे उसे मालूम पड़ता है कि निक की अपनी बीवी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। असल में निक एक राइटर हुआ करता है और उसकी पत्नी एमी लेखक होने के साथ साथ बहुत ही फेमस अमी आर्टिस्ट भी थी, जो उस समय अमेजिंग एमी के नाम से काफी पॉपुलर थी। इसलिए ये केस ढोंडा के लिए अब और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। ऐसे में डिटेक्टिव निक को अपने साथ थाने लेकर जाती है, जहाँ पर उससे काफी पूछताछ करती है, लेकिन निक उसके सवालों का कुछ खास जवाब नहीं देता। पर उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से ढोंडा को मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ता है। हालांकि फॉरेंसिक जांच के लिए वो उसके पूरे घर को सील कर देती है और निक को कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ रहने की सलाह देती है। वहीं अब क्योंकि एमी एक फेमस सेलिब्रिटी हुआ करती है, इसलिए ये खबर मीडिया की नजर से बच नहीं पाती और उसके लापता होने की खबर पूरे देश में फैल जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलती से निक की एक तस्वीर ऐसे क्लिक होती है जैसे वो हंस रहा हो, और जब ये तस्वीर पेपर पर छपती है तो लोगों को लगता है कि निक को अपनी पत्नी के लापता होने से दुख नहीं है। वहीं सवालों के उटपटांग जवाब देने की वजह से पुलिस को भी अब कहीं न कहीं शक होने लगा था कि निक और उसकी बहन ने ही पैसे के लालच के चलते एमी का अपहरण किया है। अब जब निक अपने घर पर आता है तो वो काफी परेशान था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और यही सोचते सोचते वो अपने अतीत की यादों में खो जाता है, जहाँ पर निक पहली बार एमी से एक कॉन्सर्ट में मिला था। एमी एक प्रसिद्ध कलाकार होने के साथ साथ काफी अमीर भी थी और उसने मिडिल क्लास निक से शादी सिर्फ प्यार में की थी। दोनों ही अपने काम में बहुत माहिर थे, पर रिसेशन आने की वजह से उनका काम धंधा ठप पड़ गया था। एमी तो किसी तरह अपना काम चला रही थी, लेकिन निक पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है। इसी दौरान निक को पता लगता है कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है और वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, जिसके चलते वो अपनी माँ के पास जाने का डिसीजन लेता है। हालांकि इस चीज को लेकर एमी कुछ खास खुश नहीं थी, लेकिन अपने पति का साथ देने के लिए वो उसके साथ उसकी माँ के घर चली जाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद निक की माँ की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी निक वहीं पर रुकता है। वो बेहद आलसी हो चुका था और उसका अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए एमी ने उसके लिए एक बार भी खोल दिया था, जो वो अपनी बहन के साथ मिलकर चलाता था, क्योंकि शायद वो अकेले मेहनत करना ही नहीं चाहता था। उधर निक के एमी के साथ रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे होते। दोनों के बीच काम को लेकर आए दिन झगड़ा हुआ करता था। इसी बीच नजदीकी कॉलेज में बतौर राइटिंग टीचर निक को नौकरी मिल जाती है और यहीं पर उसकी मुलाकात एंडी नाम की एक बेहद खूबसूरत स्टूडेंट से होती है और दोनों के बीच नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। वहीं अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर डिटेक्टिव ढोंडा अपनी फोरेंसिक टीम के साथ निक के घर पर पहुंचती है। उन्हें उसके घर पर खून के निशान दिखते हैं और तो और कुछ पड़ोसियों से पूछताछ में ये भी मालूम पड़ता है कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना आम बात थी, जिसकी वजह से एमी खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं समझती थी। इसलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। इन सभी बातों को सुनने के बाद अब डिटेक्टिव ढोंडा का शक निक पर और भी गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ घर में डिटेक्टिव ढोंडा को एमी के यूरिन के सैंपल भी हाथ लगते हैं, जिनकी जांच में ये साफ होता है कि एमी प्रेग्नेंट थी। पर जब वो ये बात निक से पूछती है तो वो इसके लिए ये कहकर मना कर देता है कि जब उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन थे ही नहीं तो आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। निक की लाख सफाई देने के बावजूद भी डिटेक्टिव ढोंडा को अब उस पर तिनका भर भी विश्वास नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में उसे निक के घर के बाहर एक प्रेग्नेंट लेडी मिलती है, जिसका नाम नोएली होता है और ये खुद को एमी की दोस्त बताती है।
वो डिटेक्टिव ढोंडा से कहती है कि एमी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और हमेशा से फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी, पर निक से उसका किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं था, जिसके कारण वो अकेली रहा करती थी। ये बात जब निक को मालूम पड़ती है तो उसे उस महिला पर शक होता है, क्योंकि वो एमी को अच्छे से जानता था। वो कभी भी अपने पड़ोसियों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती थी, तो फिर ऐसे में उनसे दोस्ती करने का सवाल ही नहीं उठता। और अधिक तलाशी लेने पर ढोंडा को घर में एक जली हुई डायरी भी मिलती है, जो कि एमी की होती है। ये डायरी वैसे तो काफी जली हुई थी, लेकिन काम भर की बातें समझ में अच्छे से आ रही थी। और जब डिटेक्टिव ढोंडा उसे पढ़ने बैठती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एमी ने इसमें लिखा हुआ था कि उसकी जान को निक से खतरा है। अब ढोंडा और उसकी पूरी टीम निक को हिरासत में लेना चाहते थे, पर उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं थे। इसलिए दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बड़े ही मौज से बर्गर का लुफ्त उठाते हुए कार चला रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि एमी होती है, जो दुनिया की नजर में लापता चल रही थी। लेकिन हकीकत में उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका किसी ने अपहरण किया है, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से अपना हुलिया बदलकर जिंदगी को जीने में लगी थी। ड्राइव करते वक्त एमी अपनी जिंदगी के अतीत के पन्नों को पलटने लगती है और उस दर्दनाक पल को याद करती है जब उसने निक को एंडी के साथ उसी के बार में देखा था। ये देखकर एमी का खून खौल जाता है, क्योंकि उसने निक के लिए वो सब कुछ किया जो शायद प्यार में पड़ी कोई लड़की ही कर सकती है। उसने न केवल उसकी माँ की बीमारी में उसका साथ दिया, बल्कि बेरोजगार होने पर उसके लिए एक बार भी ओपन किया, और बदले में निक ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। और तो और उसे ये भी पता चल जाता है कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन निक उसको तलाक देने वाला था। ये दर्द एमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अपने साथ हुए इस छलावे का बदला लेने का वो फैसला करती है। ऐसा बदला जो न सिर्फ निक को बर्बाद करने वाला था, बल्कि इसे देखने वाले भी जिंदगी में कभी किसी को इस तरह से धोखा देने का नहीं सोचेंगे। इसलिए वो सबसे पहले निक के क्रेडिट कार्ड से बेफिजूल के खर्चे करती हैं, ताकि सबको ऐसा लगे कि निक जानबूझकर पैसा बर्बाद किया करता था। साथ ही वो उससे अपने इंश्योरेंस के पेपर्स पर साइन करवाती है और अपने इंश्योरेंस का अमाउंट भी बढ़वा देती है, जिससे हर किसी को ऐसा लगने लगे कि निक ने ही इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी पत्नी को मारा है। वो अपनी प्रेग्नेंट पड़ोसी नोएली से भी इसी मकसद से दोस्ती करती है और उसे बताती है कि उन दोनों पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और तो और वो नोएली के यूरिन को चुपके से चुराकर अपने टॉयलेट में रखती है, जिससे पुलिस को ये लगे कि निक ने अपनी पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और गर्भवती महिला को मारने के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसके अलावा वो बिना डरे अपने शरीर से खून भी निकालती है और फर्श पर गिराकर साफ करती है, ताकि पुलिस को उसके निशान मिल सके। वैसे तो एमी अपने सालगिरह के दिन निक के साथ एक ऐसा गेम खेलती थी जिसमें क्लू के सहारे उसे सरप्राइज को ढूंढना पड़ता है, लेकिन इस बार एमी ने जो गेम खेला था वो निक के लिए नहीं बल्कि डिटेक्टिव ढोंडा के लिए था। यहाँ अब निक अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, तभी उसकी नजर गैराज पर पड़े सामान पर पड़ती है, जो कि पूरे के पूरे नए के नए पड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी ने कुछ दिन पहले ही मंगवाया है, और यहीं पर मर्डर वेपन भी पड़ा था। ये देखकर मार्गो भी डर जाती है। वो अच्छे से समझ चुकी थी कि अब वो लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी है और आज नहीं तो कल इस मर्डर वेपन के आधार पर उन्हें फांसी देगी। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, आखिर में होता वही है जिसका डर था। डिटेक्टिव ढोंडा को मर्डर वेपन के बारे में मालूम पड़ चुका था। इस आधार पर बिना समय गवाए ढोंडा दोनों भाई बहन को एमी के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद काफी दिनों तक वो लोग जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं। और जब बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद निक को बेल मिलती है तो वो फौरन न्यूयॉर्क जाकर वहाँ के काबिल वकील बोल्ट से मिलता है और उससे अपना सारा दुख बयां करता है। वो उससे कहता है कि एमी हमेशा से पागलपंती किया करती थी, वो थोड़ी सनकी थी और उसके साथ रहना हमेशा से उसे खतरा महसूस होता था। निक को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सारा का सारा खेल खुद एमी का है, इसलिए और अधिक सबूत जुटाने के लिए वो एमी के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलता है, जिस पर उसने रेप का आरोप लगाया था। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं और यहाँ उसकी बातों से निक को अब साफ हो चुका था कि एमी सिर्फ और सिर्फ बदला ले रही है। अब सारी सच्चाई जानने के लिए निक एमी के एक और एक्स बॉयफ्रेंड डेजी कॉलिंग्स से मिलने जाता है। ये शख्स काफी अमीर होता है और एमी से बेहद प्यार करता था। अपने दरवाजे पर निक को देखकर कॉलिंग को एक बार फिर से एमी की याद आ जाती है और वो उससे बात करने से मना कर देता है। वहीं अब हमें एमी को दिखाया जाता है जो अपने पड़ोसियों के साथ बाहर घूम रही होती है। तभी उसके पैसे गिर जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें लालच आ जाता है और फिर रात में उसके घर आकर सारा पैसा लूट लेते हैं। बेचारी एमी, अब उसके पास सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे। इस मुश्किल समय में वो अपने एक्स
बॉयफ्रेंड कॉलिंग को याद करती है और उससे मिलने की गुजारिश करती है। एमी को अच्छे से मालूम था कि कॉलिंग्स उसे काफी प्यार करता है और उसकी एक झलक देखने के लिए भी वो उस पर मर मिटने को तैयार है। आखिरकार होता भी कुछ ऐसा ही है। कॉलिंग्स एमी की एक आवाज पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ वो बताती है कि निक उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और रोजाना पैसों के चलते टॉर्चर करता था। उसकी जान को आज भी निक से खतरा है, इसलिए वो उससे छुपकर रह रही है। लेकिन अब उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और जो बचे थे उसे उन लोगों ने लूट लिया। कॉलिंग एमी को ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देख पाता और अपना लेक हाउस उसे रहने के लिए दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एमी के लापता होने पर अब आम जनता भी दुख व्यक्त करती है। सभी मिलकर टाउन में कैंडल मार्च निकालते हैं। यहाँ निक काफी इमोशनल स्पीच देता है और अपनी पत्नी से गुजारिश करता है कि वो जहाँ कहीं भी हो प्लीज घर वापस आ जाए। उसके बिना उसकी जिंदगी सूनी सूनी लग रही है। निक की ये स्पीच उसकी गर्लफ्रेंड एंडी भी सुन लेती है और अगले ही दिन प्रेस में बता देती है कि वो और निक रिलेशन में हैं, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और अब मीडिया से लेकर आम लोग भी उसके घर के आगे घेराबंदी करने लगते हैं। सबको यकीन हो गया था कि जरूर निक ने ही एंडी के लिए अपनी पत्नी को अगवा करके मार दिया है। निक इतनी बुरी तरीके से फंस चुका था कि अब बोल्ट भी उसे नहीं बचा सकता था, लेकिन फिर भी वो अपने क्लाइंट को एक फेमस टॉक शो में जाने की सलाह देता है। अब निक टॉक शो में जाता है और लाइव सेशन में पूरी दुनिया को बताता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी अब वापस आ जाए और सभी के सामने रोने का नाटक भी करता है। एमी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोलिंग्स के साथ ये शो देख रही होती है। उसे निक की आंखों में आंसू देखे नहीं जाते। साथ ही साथ शो में निक ने जो टाई पहन रखी थी वो भी उसी की गिफ्ट की हुई थी। एमी भावुक हो जाती है और अब वो अपने घर वापस जाना चाहती है, लेकिन कॉलिंग्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो उसे रोकता है, पर एमी तो सिर्फ निक से प्यार करती थी और अब उसने उसे साफ मना कर दिया था, इसलिए वापस अपने घर जाना चाहती थी। पर अब कॉलिंग्स उसके रास्ते में आ रहा है, जिस पर एमी एक प्लान बनाती है। वो प्लान बनाने में काफी माहिर थी। वो बचपन से ही मनमौजी थी और जो कोई उसके रास्ते में आता फिर एमी का दुश्मन बन जाता। अब कॉलिंग भी कुछ ऐसा ही कर रहा था और एमी को अच्छे से पता था कि वो उससे लड़ झगड़ कर कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकती। इसलिए एमी अब कॉलिंग्स से प्यार से बात करने लगती है, उसकी हर बात मानने लगती है। इनफैक्ट वो जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करने लगी थी। अब जब दोनों एक दिन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तभी मौका पाकर एमी उसे मार डालती है। खून से लथपथ हालत में वो अपनी कार में बैठती है और सीधे जाकर निक को गले से लगा लेती है। यहाँ घर के बाहर काफी भीड़ होती है। सभी न्यूज रिपोर्टर एमी को इस हालत में देखकर हैरत में थे। निक उसे अस्पताल में लेकर जाता है, जहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद एमी सभी को ये बताती है कि वो और कॉलिंग्स बचपन में रिलेशनशिप में थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच फासला बढ़ता गया। दोनों अब सेपरेट हो चुके थे, पर कॉलिंग्स उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। शादी के बाद भी उसे लेटर्स लिखा करता था और एनिवर्सरी के दिन वो उसके घर में अचानक आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागती है, लेकिन एक धारदार हथियार से कॉलिंग्स उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो फिर उसे अपने लेक हाउस में ले जाता है, जहाँ पर उसके साथ रोजाना दरिंदगी करता है। अगर आप लोगों को इसके सबूत चाहिए तो आप उसके लेक हाउस के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो जगह थी जहाँ पर एमी जानबूझकर अपने आप को घायल कर कर जोर जोर से चिल्लाया करती थी। एमी की सारी बातें सुनने के बाद न जाने क्यों डिटेक्टिव ढोंडा, जो कि इस केस पर काफी दिनों से काम कर रही थी, उन्हें उस पर शक होने लगता है और निक की सारी बातें सच लगने लगती हैं। वो एमी से पूछती हैं कि अगर कॉलिंग ने तुम्हें अगवा किया था तो वो मर्डर वाला हथियार मार्गो के गैरेज में क्या कर रहा था। इस पर एमी इसका कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि अगर मैं वापस ना आती तो तुम लोग कब का मेरे निर्दोष पति को जेल में डाल चुके होते। बस इसीलिए मैं किसी तरीके से उसके चंगुल से भागी हूँ। और ये कहकर वो बेहोश होने का नाटक करती है, जिसके बाद डॉक्टर उन लोगों को वहाँ से जाने को कहते हैं। अब अगले दिन एमी निक के साथ अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर निक उससे कहता है कि अभी ये नाटक करना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुमने ही कॉलिंग्स को मारा है। पहले तो एमी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे लग रहा था कि निक किसी सीक्रेट कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है तो वो निक को बताती है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल देने लगा था। मैंने जब तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरे लिए सबसे सही आदमी हो और मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। लेकिन वो आदमी मुझे ऐसा करने से मना कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। हालांकि मेरी इस बात का कोई अब भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग मेरे साथ हैं। ये सारी बातें निक डिटेक्टिव और अपने वकील को बता देता है।
लेकिन धोंदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कॉलिंग्स को सेल्फ डिफेंस में मारा था। बेचारा निक अब एमी से और ज्यादा डरने लगा था। उसे उसका इतना खौफ था कि उसके सामने आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। अगले रोज एक रिपोर्टर उन दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली होती है, जहां एमी निक को साफ साफ समझाती है कि आखिर उसे क्या कहना है। मगर निक अब एमी के साथ नहीं रहना चाहता था, वो उसे तलाक देना चाहता था। एमी निक के हाव भाव से समझ चुकी थी कि वो उसके प्लान में साथ नहीं देने वाला, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर निक दंग रह जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच कई महीनों से कुछ भी नहीं हुआ था। तब एमी उसे बताती है कि कुछ महीने पहले मैंने फर्टिलिटी क्लिनिक में तुम्हारे स्पर्म के सैंपल्स को अपनी बॉडी में इंसेगमेंट करवा लिया था और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद निक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहने वाला। लेकिन जिद्दी एमी कहाँ मानने वाली थी। वो बोलती है कि मेरे साथ रहना तुम्हारी मजबूरी है और कल को जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो यही नफरत मैं उसके दिल में भी डालूंगी। अब निक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, वो एमी की चाल में पूरी तरीके से फंस चुका था। आखिर उसका बच्चा भी तो उसकी ही जिम्मेदारी थी, इसलिए अब वो तय करता है कि वो एमी के साथ रहेगा और नीचे जाकर मीडिया के सामने इसी बात को कबूल करता है कि वो दोनों बहुत ही जल्दी माता पिता बनने वाले हैं। निक के इसी समझौते के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाते जाते अपने साथ एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि आखिर इन दोनों में गलत कौन था, धोखा देने वाला निक या फिर अपने फायदे के हिसाब से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली एमी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।